हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। जैसे कि आप सभी को बच्चों पता है कि जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसके 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये 6वां वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देख लेना। और अगर आज की आप क्लास देख रहे हैं तो एक बार आप क्लास नंबर 4 और 5 अवश्य देख लेना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये थोड़ा जो रासायनिक वर्गीकरण है, ये थोड़ा बीच का टॉपिक है। क्योंकि इससे पहले हमने इसमें पढ़ाया था पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण, और इससे पहले पढ़ाया था पदार्थों का वर्गीकरण। ये जो चार्ट है ये क्लास नंबर 4 में पढ़ाया गया था। ठीक है, और आपने ये चार्ट समझ लिया तो ईजी हो जाएगा आपके लिए सारा टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो देखिए बच्चों, इस क्लास में क्या है, देखिए आपको कहाँ से शुरू करना है। तो आपको ये इसको छोड़ देना है, यहाँ से शुरू करना है कि रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य, यानी द्रव्य का यहाँ पर मीनिंग होता है पदार्थ, लिक्विड नहीं होता है जो तरल होता है ना। द्रव्य का क्या मतलब होता है, पदार्थ को दो उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो रासायनिक संगठन होता है उसके आधार पर जो द्रव्य या पदार्थ है उसको हम कितने उपवर्गों में बांट सकते हैं, 2 उपवर्गों में। कौन कौन से, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। ये नीचे भी यही लिखा है, थोड़ा इसके नीचे है ये, क्लियर। तो एक शुद्ध पदार्थ देख सकते हैं आप, दूसरा मिश्रण में। ठीक, अब हम डिटेल में एक एक को जानेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और मिश्रण जो है वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं शुद्ध पदार्थ, ये इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तत्व यौगिक। तो हम जो है इनका डिटेल में अब जो है जो डेफिनेशन है वो जानेंगे, ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, वो सब जानेंगे। तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो देखिए बच्चों, शुद्ध पदार्थ जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्योर सबस्टांस। क्या कहते हैं, प्योर सबस्टांस। अगर वीडियो को क्वालिटी आपको कम लगे तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना, बढ़ा लेना, आपको थोड़ा क्लियर जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ, वह पदार्थ या द्रव्य जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा किसी अन्य प्रकार के द्रव्यों अर्थात पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो किसे कहेंगे शुद्ध पदार्थ, वह पदार्थ या द्रव्य जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा किसी दूसरे प्रकार के पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि उनसे अलग नहीं किया जा सकता, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, इससे आप अच्छे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए ये एक छड़ है, और ये छड़ है लोहे की। किसकी छड़ है, लोहे की। ठीक, और आपको पता है कि जो लोहे की छड़ होगी वो किससे मिलकर के बनी होगी, वो मिलकर बनी होगी Fe के कणों से। ठीक है, किससे मिलकर बनी होगी, Fe कणों से। आप परमाणु भी कह सकते हैं, Fe के परमाणु से मिलकर के बनी होगी। तो अगर आप इस छड़ को, या तो आप इसको हथौड़े से पीट दें, या फिर आप इसको जो है चाकू से या किसी जो धारदार जो हमारी चीज़ होती है, वस्तु होती है, उनसे आप इसको काट दें, तो इसमें क्या होगा, ये जो छड़ होगी, मान लीजिए आपने इसको इतना काटा, तो इसकी जो इतनी छड़ आपने काटी है ये, तो ये जो छड़ है इसमें भी केवल आपको क्या मिलेंगे, Fe के ही परमाणु मिलेंगे, या Fe के ही कण आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि हमने इस छड़ को भौतिक प्रक्रम के द्वारा अलग किया। ठीक है, यानी कि काट के Fe के जो परमाणु थे उनको अलग किया, लेकिन हमने इसको जो भौतिक प्रक्रम के द्वारा काटा, काटना क्या है, भौतिक प्रक्रम ही तो है, क्लियर। तो इस छड़ में भी हमें क्या मिलेंगे, Fe के ही परमाणु मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये छड़ लोहे की थी पूरी बनी हुई और आपने इसको यहाँ से इतना काटा तो इसमें अब आपको जो मान लीजिए एल्यूमिनियम मिल जाए या कॉपर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ क्या मिल रहे हैं, Fe के कण ही मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक शुद्ध पदार्थ है। Fe की जो छड़ बनी हुई है Fe के कणों से परमाणु से मिलकर के, ये क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। क्यों है ये शुद्ध पदार्थ, क्योंकि हमने मान लिया इसको काटा या आपने इसको पीटा, छेता कुछ भी किया आपने इसमें, तो इसमें क्या हुआ, हमने जब इसको काटा यहाँ से तो इसमें भी हमें सिर्फ क्या मिले, Fe के ही परमाणु मिले, Fe के ही कण मिले। ऐसा नहीं है कि हमें इसमें ये Fe की तो हमने छड़ ली थी, यानी कि लोहे की छड़ ली थी और ये Fe के परमाणु से मिलकर के बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको एल्यूमिनियम भी मिला हो, कॉपर यानी तांबा भी मिला हो, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता
तब उस अवस्था में शुद्ध पदार्थ न रह करके ये अशुद्ध पदार्थ हो जाता है, और अशुद्ध पदार्थ होते हैं हमारे मिश्रण। ठीक है, ज़्यादातर अशुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं, हमारे मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, फिर इसमें लिखा है कि शुद्ध पदार्थों को तत्वों तथा यौगिकों में पुनः वर्गीकृत किया गया है। तो जो शुद्ध पदार्थ हैं उन्हें भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो तत्व और दूसरा यौगिक। तो अब हम जानेंगे कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। आज की इस पूरी क्लास में मैं आपको ये पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शुद्ध पदार्थ है उन्हें हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो में। तो पहला हमारा तत्व यानी एलिमेंट्स। तो क्या होते हैं एलिमेंट्स? तो देखते हैं। तो देखिए, किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक व रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। ठीक, तो क्या कहा? कोई पदार्थ है और उसका सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब छोटे से छोटा, है ना। तो जिसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? निश्चित। जैसे अगर मैं बात करता हूँ Fe की दोबारा से, तो Fe क्या है? ये ठोस है। ठीक, क्या है Fe? ठोस है यानी सॉलिड है। तो इसका क्या हो गया? भौतिक गुण। और ये इसका भौतिक गुण क्या है? निश्चित है। ऐसा नहीं है कि ये द्रव बन जाएगा। जब तक कि आप इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक ये द्रव में चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? इसका एक भौतिक गुण है। और ये क्या है? फिक्स है। तो लोहा आपको जब भी साधारण ताप पर आप देखेंगे, कमरे के ताप पर, आपको कैसा मिलेगा? ये ठोस मिलेगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर क्या मिलेगा? ये ठोस ही मिलेगा। उसी प्रकार से कॉपर को आप देख लेना, ये भी क्या मिलेगा आपको? ठोस ही मिलेगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ का जो सरलतम रूप होता है ना, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं कि इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो निश्चित होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित, ये विभाजित है, विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। अब इसमें इसने क्या कहा? इसमें इसने वही बात कही थी जो पहले कही थी अभी, कि जो हमारा तत्व होगा उसे हम क्या नहीं कर सकते? उसे हम किसी भी भौतिक, एक मिनट रुकिए, उसे हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए Fe की एक क्या है? छड़ है, ये लोहे की छड़, और ये Fe के परमाणु या कणों से मिलकर के बनी होगी। क्लियर? तो अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? Fe के ही परमाणु मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका जो इधर का जो कण होंगे, ये वाले भी, ये भी Fe के होंगे, और ये वाले भी किसके होंगे? ये भी Fe के ही होंगे। आई बात समझ में? तो इसे हम असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने जो Fe है, Fe के मान लीजिए इसमें ये 2 या 3 कण हैं, तो आपने इसको जो काटा इसके गुण अलग हैं और इसके गुण अलग हैं, ऐसा नहीं होगा। दोनों के गुण क्या होंगे इनके? वो समान होंगे। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि असमान गुणों वाले द्रव्यों में इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो तत्व होते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, और न ही उनसे बनाया जा सकता है। क्लियर? और जो तत्व होता है इन्हें हम असमान गुणों वाले द्रव्यों से बना भी नहीं सकते हैं, ये बात इसमें कही गई है। मान लीजिए एक मैंने लिया Ag और एक लिया मैंने Cl। ठीक, ये क्या बनेगा? ये मान लीजिए AgCl। तो ये तत्व नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा तत्व? क्योंकि तत्व इसमें हमारा Ag है और एक हमारा Cl है। अब ये दो अलग अलग पृथक तत्व हैं, तब जाकर के ये एक अलग हमारा जो है यौगिक बना है। ठीक है, AgCl। आई इतनी बात आपको समझ में या नहीं आई? क्लियर? तो अगर हम दो पृथक क्या लेते हैं? तत्व लेते हैं, तो उनसे कोई जो है दूसरा जो हमारा पदार्थ बनता है वो यौगिक होता है, ना कि तत्व होता है। आई बात इतनी समझ में? ठीक है, तो वही बात यहाँ पर की गई है कि इन्हें जो है जो पृथक तत्व होते हैं उनसे नहीं बनाया जा सकता, है ना, जो तत्व होंगे। क्लियर? आई इतनी बात समझ में? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए आगे। अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आप इतना लिख देना। ठीक है, इसके अलावा आप इसको भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हालांकि ईजी है, आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। आधुनिक विचारों के अनुसार वह शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित रहते हैं तत्व कहलाता है। आई बात समझ में? तो जो आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार क्या बताया गया है कि जो पदार्थ होते हैं शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल क्या हो? एक ही प्रकार के कण उपस्थित रहें, उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए खाली एक छड़ है
ठीक। और ये केवल किसकी बनी होगी, लोहे की, यानी कि Fe के कणों से मिलकर के बनी होगी, तो ये क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, और जैसे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, देखो यहाँ पर दे दिया ना इसने एग्जाम्पल आयरन का, लोहे का, लेड आदि तत्वों के सुपरिचित उदाहरण हैं। ये सब क्या है, ये सभी जो है तत्व हैं। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर अब ये लिखा है, हालांकि ये खास नहीं है पर फिर भी आप इसको देख लेना। अगर तत्व की आपके एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आपकी इच्छा, या तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख दें, या फिर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखें, और ये एग्जाम्पल ये भी लिख देना, उदाहरण यहाँ तक लिख देना। ठीक। अगर आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे, एग्जाम्पल तो आपको तब भी ये लिखने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या लिखना है, तो वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल आपको ये लिखने पड़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, मान लीजिए तत्व की परिभाषा आपके एग्जाम में आती है तो। फिर आगे ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसको देख लेना, बस ऐसे मैं जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसके आगे जो है ये तो अच्छा ही होगा, आप समझ लेंगे तो वर्तमान में परमाणु क्रमांक 118 तक तत्व ज्ञात हैं। ठीक है, अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं, 118 तक तत्व जो ज्ञात है, जिनके क्या हैं, 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक जिनके हैं वो ज्ञात अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, जिनमें से 92 तत्व तो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, 92, और इन 92 तत्वों में से 2 तत्व टी यानी टेल्यूरियम तथा पीएम, ये क्या है, संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब जिनका निर्माण किया गया है मनुष्य के द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा, तथा शेष तत्वों परमाणु क्रमांक 92 से आगे के जितने भी हैं को प्रयोगशाला में नाभिकीय अभिक्रियाओं की सहायता से संश्लेषित किया गया है, और इन्हें मानव निर्मित तत्व या कृत्रिम तत्व या संश्लेषित तत्व कहा जाता है। क्लियर, आई बात समझ में? भूप्रपटी में, भूप्रपटी आप जानते होंगे, हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे, उसमें पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन, जो कि कितना है, 46.2%। क्लियर, ठीक। सिलिकॉन कितना है, 27.7% तथा एल्यूमिनियम 8.3% है, और शेष तत्व क्या है, कम अनुपात में पाए जाते हैं। आई इतनी बात समझ में आपको? ठीक है, ये कोई थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी थी। आई थिंक आपको तत्व समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो यहाँ से शुरू होता है, तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए समझते हैं कि तत्वों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि लिखा, भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला धातु, अधातु और उपधातु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे 11th क्लास में 12th क्लास में पहुंच जाते हैं, अगर उनसे डेफिनेशन पूछ लो ना तो धातु की उन पर डेफिनेशन नहीं बताई जाती। वह बहुत ही समस्याजनक बात एक होती है। बच्चा 12th में चला गया और साइंस के केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता होता कि धातु क्या होती हैं। क्लियर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या होती हैं, और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी यहाँ से। तो आइए समझते हैं धातु या मेटल्स क्या होते हैं। तो देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, धातु कहलाते हैं। तो क्या कहा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करें, एक मिनट रुकिए, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर कोई आवेश नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर परमाणु इस अवस्था में हो तो हम उसे कहते हैं उसकी वो अपनी उदासीन अवस्था में है। मान लीजिए क्या किया, इस सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और क्या बना लिया उसने, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो ये सोडियम था, पहले Na था, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका मतलब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में, यानी कि Na के ऊपर कैसे चार्ज आ गया, धनावेशित आया। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा और वो किस रूप में चेंज हो गया, धनायन में या धनावेशित आयन में चेंज हो गया, बदल गया है। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये धातु है। क्यों है धातु, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी डेफिनेशन देखी थी, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु।
तो उसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्या बना लिया, अपना धनायन बना लिया। तो ये क्या है, एक धातु है। क्लियर। अब बच्चों से अगर कोई डेफिनेशन बताता भी तो ये बताता है कि जो धातु होती हैं वो ठोस होती हैं और उनमें वजन होता है। ऐसे ऐसी बातें जो बच्चे बताते हैं, देखिए ये छोटी क्लासों की बातें हैं और एक तरह से ये देखा जाए ये ठोस की विशेषताएं हैं, सॉरी धातु की ये विशेषताएं हैं। ठीक है। अगर धातु की आपके एग्जाम में डेफिनेशन आए तो ऑथेंटिक जो डेफिनेशन है वो यही है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है ये। एग्जाम में आई धातु तो आप इतना लिख देना और एग्जाम्पल में भी आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल भी आपको साथ में लिखना है। ठीक है। तो आगे इसमें लिखा है कि ये तत्व ठोस की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये ठोस जो है ये तत्व ठोस, चमकीले, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। यहाँ भी उच्च लगा लेना आप, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। क्लियर। तो जो ठोस होंगे कैसे होंगे, ये चमकीले होंगे, है ना, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे, यानी कि उनमें क्या होता है, उनमें जो है जो विद्युत धारा है वो आर पार प्रवाहित हो सकती है, इसका मतलब ये सुचालक। और इनका जो घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक घनत्व होता है। उनका गलनांक भी अधिक होता है, क्वथनांक भी। गलनांक जानते होंगे आप, जिस पे कोई पदार्थ गलता है वो उसका गलनांक है, और जो जिस पदार्थ पे कोई पदार्थ उबलता है उसका क्या है, क्वथनांक। ठीक है। अब एक बात ना, यहाँ पर आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे लिखा है कि कमरे के ताप पर मरकरी, गैलियम तथा सीजियम को छोड़कर। ठीक। तो कमरे के ताप पर अगर हम मरकरी, गैलियम और सीजियम इनको छोड़ देते हैं, मतलब इन्हें, ये क्या है, एक अपवाद है। जैसे अगर मैं मरकरी की बात करूं, ये मरकरी जो होती है साधारण ताप पर क्या होती है, कमरे के ताप पर ये होती है द्रव। ठीक है। तो ये अपवाद आप इसको कह सकते हैं। तो यही बात इसमें यहाँ पर लिखी गई है कि ये जो होते हैं ठोस, सभी के सभी तत्व ठोस, ये कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और उच्च घनत्व, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं। आगे देखो इसमें लिखा है कोई इंपॉर्टेंट गुण कि इनमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण भी होता है। अब ये आघात वर्धनीयता क्या है, तो देखो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास में ये एक प्लेट है लोहे की या किसी भी धातु की, और आपने इसको पीटा, क्या किया, पीटा। तो आपको पता है, मान लीजिए इतनी थी तो बाद में फैल करके मान ली इतनी हो गई। ठीक। तो ये इसका कौन सा गुण है, ये इसका गुण है आघात वर्धनीयता का। अर्थात अगर हम किसी भी धातु को लोहे से पीटते हैं और उसका जो आकार है, आयतन है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उसकी आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब चोट मारना, और वर्धनीयता का मतलब उसको बढ़ाना, यानी कि चोट मार करके उसको बढ़ा देना। जैसे यहाँ पर भी लिखा है ब्रैकेट में, बारीक चादरों में पीटा जा सकता है। क्लियर। ठीक। और एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो चांदी होती है, चांदी में आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। जो चांदी होती है Ag, ठीक है, सिल्वर भी आप इसे कह सकते हैं, इसमें आघात वर्धनीयता का जो गुण है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा, अब ये तन्यता क्या है, तो देखिए तन्यता क्या होता है कि इनसे जो है जो महीन तार है वो बनाया जा सकता है, यानी कि बहुत बारीक तार बनाया जा सकता है। तो तन्यता का मतलब होता है खींचने का गुण। तो इनमें क्या होता है, खींचने का गुण होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सोने की, ऐसा बताया जाता है, वैज्ञानिकों ने ऐसा ज्ञात किया कि अगर हमारे पास में 1 ग्राम सोना है, कितना, 1 ग्राम, तो उससे हम लगभग जो है 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो देखिए कितना अधिक इसमें तन्यता का यानी कि खींचने का गुण होता है लोहे में, उसमें सॉरी सोने में, लोहे की बात नहीं है कोई, सॉरी मैंने अगर लोहा बोला हो तो उसके लिए सॉरी, सोने, जो सोना होता है, सोने में जो है तन्यता का गुण यानी खींचने का गुण सबसे अधिक होता है। अगर हम 1 ग्राम सोना लेंगे तो 1 ग्राम सोने से हम लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसमें तन्यता का गुण जो है सबसे अधिक होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो जो लोहा है, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, जस्ता आदि प्रारूपी धातुओं के क्या हैं, उदाहरण है। क्लियर। तो अगर आपके एग्जाम में धातु की परिभाषा आती है तो आप क्या लिखेंगे कि उसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, वो धातु कहलाते हैं। फिर एग्जाम्पल लिख देंगे, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि। ठीक। अब ये जो है ना, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये तत्व, ठोस, ये सब जो है धातुओं के क्या होते हैं, ये गुण है। अगर आपसे पूछे ना धातु के क्या गुण है, तो यहाँ से लेकर के ये सब ये आप लिख देना, चमकीले होते हैं, उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, ये सारे इसके क्या है, गुण या विशेषताएं हैं।
ठीक है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता गुण भी पाया जाता है। आई बात समझ में? ठीक। अगर केवल डेफिनेशन पूछता है तो आपको डेफिनेशन दे करके साथ में एग्जाम्पल दे देने हैं। अगर विशेषताएं भी पूछता है तब आपको ये सारी बातें बतानी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आगे देखिए अधातु, तो स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। तो देखिए बच्चों क्या होता है अधातु, तो आइए समझते हैं अधातु। तो देखेंगे आप यहाँ, आप वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना अक्रिय गैसों को छोड़कर। अक्रिय गैसें जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी अक्रिय गैसें हैं क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील या फिर ना के बराबर क्रियाशील होती हैं, अर्थात ये क्रिया नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका जो बाहरी कक्षक होता है, बाहरी जो कक्षा होती है इनकी वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आई बात समझ में? इनकी जो बाहरी कक्षा होती है वो कंप्लीट होती है, इस वजह से क्या नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करते हैं, विक्रिया में भाग नहीं लेती या बहुत कम ना के बराबर लेती है, इसलिए हम कहते हैं अक्रिय गैस इन्हें। ठीक है, तो अधातु कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हमारा Cl, ठीक, और इस Cl ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण किया। देखो मैंने साइन इधर को लगाया तो इसने इसको क्या कर लिया, ग्रहण, और इसने अब यहाँ पर बना लिया इधर ये Cl नेगेटिव। ठीक, अभी मैं दोबारा से दिखाता हूँ, थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है। देखिए मान लीजिए Cl है और इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसने इसको ग्रहण किया। देखो ये साइन इधर को है तो इसका मतलब इसने इसको ग्रहण किया और क्या बनाया, Cl नेगेटिव बनाया। तो ये Cl यानी क्लोरीन क्या है, ये एक अधातु है। क्यों है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बना, ऋणायन। आई बात समझ में? इस पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, ऋणायन। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो अधातु होती हैं ये सभी क्या करती हैं, ये सभी जो होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखने के गैसों को छोड़कर तो अधातु कहलाते हैं। आई बात समझ में? आगे देखेंगे ये तत्व धातुओं के विपरीत गुण वाले होते हैं। तो जस्ट इनके जो सारे के सारे गुण होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सभी के सभी धातुओं के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो गुण या विशेषता एक ही बात होती है। अगर आपके एग्जाम में विशेषता पूछेगा तभी आपको ये करना, अन्यथा नहीं, बस एग्जाम्पल दे देना यहाँ से। तो अब देखेंगे इनमें चमक नहीं होती, धातुओं में चमक होती थी, इनमें चमक नहीं होती, लेकिन इसमें अपवाद है आयोडीन को छोड़कर। ठीक है, आयोडीन भी एक अधातु है लेकिन इसमें चमक होती है, इसमें इसलिए पहले ही मेंशन कर दिया गया है। और जो ब्रैकेट में है ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके जो है कोई जो एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम, ये कुछ भी आपके स्कूल में, उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एक एक नंबर में पूछ ले जाते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर तो बहुत एग्जाम, वहाँ पर तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनमें से जो अपवाद स्वरूप क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे तथा इनमें आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण भी नहीं होता, यानी कि इनमें ना तो खींचने का गुण होता है और ना ही इनसे हम इन्हें पीट करके इनका आयतन बढ़ा सकते हैं, अर्थात इनको जो है पतली चादरों के रूप में हम इन्हें नहीं बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे ये प्राय विद्युत के कुचालक होते हैं। अभी आपको बताया था धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती है, उनमें से जो विद्युत धारा है या ऊष्मा है वो आर पार जा सकती है। क्लियर? लेकिन इनमें से जो विद्युत धारा या ऊष्मा है वो आर पार नहीं जा सकती है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, ये विद्युत के कुचालक। लेकिन इसमें भी अपवाद है ग्रेफाइट को छोड़कर। तो ग्रेफाइट क्या है, एक जो है अधातु होती है और ये विद्युत की सुचालक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तथा ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। आई बात समझ में? ये क्या होते हैं, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा ठोस है, आयोडीन कैसा होता है, ठोस, सल्फर कैसे होती है, ठोस, फास्फोरस, ये सभी ठोस होते हैं। द्रव की अगर हम बात करते हैं द्रव, तो ब्रोमीन कैसा होता है, द्रव। आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी धातु सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो आप ध्यान रखेंगे ब्रोमीन। और ठोस कौन कौन सी होती हैं, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस। क्लियर? इसके अलावा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, ब्रोमीन आदि ये क्या है, सभी अधातुओं के उदाहरण है। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, ये सभी क्या है, अधातुओं के उदाहरण हैं। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में अधातु की परिभाषा पूछते हैं तो क्या क्या बताएंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं, और इनके उदाहरण लिख देना, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन आदि, ये सब इनके गुण थे, विशेषताएं थी। चाहे तो आप इनको अलग से हेडिंग बना के लिख देना कि अधातुओं की विशेषताएं या गुण, पहले
परिभाषा लिखना, फिर एग्जाम्पल लिखना, फिर उसकी ये आप उसकी विशेषताएं लिख लेना, या फिर ऐसे नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। तो अधातु हो गया। चलिए पढ़ते हैं आगे उपधातु। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उपधातु, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मेटालॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स। ठीक है। तो उपधातु, ठीक, तो उपधातु क्या होती हैं? इनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं। ठीक है, उन्हीं दोनों को मिला करके बनती है हमारी उपधातु। तो देखना यहाँ पर लिखा है वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं के उभयनिष्ठ गुण रखते हैं, यानी कि जिसमें धातु का गुण भी हो और अधातु का गुण भी हो। इसका मतलब ये है उभयनिष्ठ का मतलब। आई बात समझ में? तो किसे कहेंगे हम उपधातु? जिसमें धातु का गुण भी हो और अधातु का गुण भी हो, उसे हम कहते हैं उपधातु कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि उपधातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। और इसमें उपधातु के उदाहरण बहुत पूछ जाते हैं, ध्यान रखना। सिलिकॉन, जर्मेनियम बहुत पूछ जाने वाले एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान रखना सारे। आर्सेनिक, एंटीमनी आदि ये सभी क्या उपधातु के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर। तो बच्चों वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो दूसरा टाइप है शुद्ध पदार्थ, तो हमने कर लिया इस वीडियो में कवर। नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा यौगिक। ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया था, ये यौगिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। क्लियर। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आई है, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा फिर यौगिक। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।